उस दिन की शुरुआत बिल्कुल ही आम थी। ताजा हवा, हरे भरे जंगल और जमीन पर पैर रखते ही हिल जाने वाली चलते हुए सौरोपॉड्स। ये डायनासोर्स हर सुबह की तरह आज भी अपने घास और पत्ते खा रहे थे। लंबी लंबी गर्दनें बदलते हुए आसमान को देख रही थी और बड़े कदम जमीन को धक धक कर रहे थे। कहीं दूर टीरेक्स अपनी वीक आंखों से अपने शिकार पर नजर रखे हुए था। उसका दिल काफी तेज धड़क रहा था और शिकार की प्यास उसकी आंखों में चमक रही थी। और उसके लिए ये एक आम दिन था, एक और दिन जंगल में राज करने का। लेकिन आसमान में कुछ बदल रहा था। दूर कहीं एक बिंदी जितना डॉट आसमान में चमकता हुआ दिख रहा था। वो इतना छोटा था कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन वो डॉट धीरे धीरे साइज में बढ़ रहा था। वो दूर था लेकिन बहुत ही तेज था और उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो छोटा सा डॉट इनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय लिखने वाला है। वो डॉट असल में एक एस्टेरॉइड था, चिकसुलुप एस्टेरॉइड, और ये लगभग 10 किलोमीटर बड़ा था, माउंट एवरेस्ट के बराबर। ये 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था। ये इतना तेज था कि अगर तुम्हारी आंख झपकी तो ये आसमान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाए। जब ये एस्टेरॉइड धरती की तरफ गिर रहा था तो यह हवा को चीर रहा था और इस चीरने में फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लग गई और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरे आसमान में आग लग गई हो। और ये आग इतनी ज्यादा थी कि इस एस्टेरॉइड के पीछे एक आग की ट्रेल छूट रही थी। ठीक इसी वक्त सारे डायनासोर्स अपना सर घुमाकर ऊपर की तरफ देखते हैं एंड वहां पर उन्हें सिर्फ एक रोशनी दिख रही थी, एक ऐसी रोशनी जो उनके आंखों को चुभ रही थी। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। फिर वो पल आया जब एस्टेरॉइड टकराया। गल्फ ऑफ मेक्सिको में समुंदर के बीच एक ऐसी टक्कर जो ना उससे पहले किसी ने देखी थी ना उसके बाद आज तक कोई देख पाया है। अब जैसे ही यह एस्टेरॉइड अर्थ से टकराया, एक धमाके की आवाज हुई जो 1000 किलोमीटर दूर तक गई। ये आवाज इतनी तेज थी कि पहाड़ टूट गए, जमीन में दरिया बन गए और समुंदर उबल उठा। इस टक्कर से इतनी एनर्जी रिलीज हुई जो 10 बिलियन हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर थी। इस टक्कर के एक सेकंड के अंदर अंदर इसके आसपास जितने भी डायनासोर्स थे और जितने भी और जीव थे वो सब राख बन गए। उन्हें कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जो भी डायनासोर्स इस टक्कर के 1000 किलोमीटर के रेडियस में थे उनका नामो निशान नहीं बचा। उनके शरीर पिघल गए और उनकी हड्डियां हवा में बिखर गई। इस टक्कर के तुरंत बाद एक शॉकवेव निकली जो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हर तरफ फैल गई। यह शॉकवेव इतनी तेज थी कि उसके सामने जमीन पर जो भी आया उसे वो उड़ा के ले गई। जितने भी पेड़ इसके रास्ते में थे वो जड़ों से उखड़ गए और पहाड़ बिखर गए। जो डायनासोर्स कुछ दूर थे उन्होंने एक आवाज सुनी जिस आवाज से उनके कान फट गए और उन सभी डायनासोर्स ने हवा को आग में बदलते देखा। हर तरफ आग ही आग थी, जंगल जल रहे थे, हवा जल रही थी और जो भी डायनासोर जिंदा बचे थे वो धुएं में दम घुटने की वजह से मर रहे थे। सब कुछ तेजी से खत्म हो रहा था। एक पल में जमीन ने स्वर्ग से नर्क का रूप ले लिया था। टकराने से समुंदर में इतना तेज झटका लगा कि 100 किलोमीटर ऊंची सुनामी उठ गई। ये लहरें ऐसी थी जो हर चीज को अपने साथ ले जा रही थी। बड़े से बड़ा डायनासोर भी इन लहरों में कठपुतली की तरह बहता चला गया। जमीन में ऐसे झटके लगे जो 12 से ज्यादा मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स पैदा कर रहे थे। धरती का हर हिस्सा कांप रहा था, हिमालय से लेकर आंदेस तक। हर जगह से वो धरती फट रही थी और जो डायनासोर्स इनसे भी बच गए उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आसमान में धूल और ऐश इतनी ऊपर तक पहुंच गई कि ये पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई। सूरज की रोशनी महीनों तक जमीन तक पहुंची ही नहीं। पेड़ पौधे मुरझा गए और घास सूख गई। अब बिना खाने के हर्बीवोर्स भूख से मरने लगे और जो भी कार्निवोर्स बचे थे वो एक दूसरे को शिकार बनाने लगे। धूल मिट्टी के साथ जहरीली गैसेस भी मिली थी एंड फाइनली इसके बाद एसिड रेन हुई एंड जो भी बचा था
वो उसने खत्म कर दिया। कुछ ही महीनों में वो प्राणी जो कभी इस धरती के बादशाह थे, वो सारे मिट गए। अब एस्टेरॉयड का जो इंपैक्ट था वो एक दिन का प्रलय नहीं था। इसका असर कई सालों तक रहा। जब धूल मिट्टी आसमान में छाई तो जितनी भी सूरज की रोशनी थी वो रुक गई। जो दिन थे वो रात के बराबर हो गए। लेकिन ये जो रात थी वो एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने नहीं चली, वो कई सालों तक चल रही थी। टेम्परेचर इतना नीचे गिर गया कि ये जो दुनिया थी वो एक बर्फ के युग में चली गई। एंड इसी बर्फ के युग को हम बुलाते हैं आइस एज। अब जो डायनासोर्स गर्मी पसंद करते थे वो इस ठंड में जी नहीं पाए। उनके जो बड़े शरीर थे, जो कभी उनकी ताकत थे, वो अब इनके लिए बोझ बन गए थे। लेकिन हर जीव इस विनाश का शिकार नहीं बना। कुछ छोटी छोटी प्रजातियां जैसे छोटी छोटी छिपकलियां, मछलियां और रोडेंट्स इससे बच गए। क्यों? क्योंकि ये अपनी खुराक बदल सकते थे। जब सब कुछ जल गया था, जंगल खत्म हो गए थे और शिकार दिखना बंद हो गए थे, तब समय आया स्कैवेंजर्स का। एंड स्कैवेंजर्स हम उनको बुलाते थे जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे। जो रैप्टर्स जैसे डायनासोर्स थे जिनकी बॉडी छोटी थी और उनका इंटेलिजेंस काफी ऊपर था। अब उन्होंने शायद सिर्फ थोड़े समय तक सरवाइव किया, लेकिन धीरे धीरे जब इनके शिकार भी समाप्त होने लग गए तब ये भी मिट्टी में समा गए। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेक्निकली सारे डायनासोर्स मरे नहीं थे। अब हां, जो जायंट डायनासोर्स थे वो खत्म हो गए थे, लेकिन कुछ डायनासोर्स जो छोटे और फर कवर्ड थे उन्होंने इस तबाही से बचने का एक रास्ता ढूंढ लिया। एंड ये जो बच गए थे वो थे आज के पक्षी। अब तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारे घर पर जो कबूतर, जो पिजन आकर बैठते हैं, या जो हॉक जिसे तुम आसमान में उड़ता हुआ देखते हो, ये सब उन्हीं डायनासोर्स के वंशज हैं। अब इन्होंने अपने आप को बदल लिया, छोटे हो गए, हवा में उड़ने लग गए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर गए। एंड इसी वजह से ये आज तक सरवाइव कर चुके हैं। फिर एक दिन वापस सूरज की रोशनी आने लग गई। जो छोटे छोटे स्पीशीज बच गए थे उन्होंने एक नए एरा को जन्म दिया। मैमल्स बढ़ने लगे और आखिरकार इंसानों तक की जर्नी स्टार्ट हो गई। ये डायनासोर्स का अंत एक अफसोस भरी कहानी है, लेकिन उसी अंत ने कई स्पीशीज को जीने का एक मौका दिया, एक नए एरा को जन्म दिया। शायद यही है नेचर का नियम। एक अंत एक नई शुरुआत की सबसे पहली सीढ़ी होती है। और आज हम जो यहां पर एग्जिस्ट करते हैं वो इन्हीं डायनासोर्स के अंत का नतीजा है। आज भी साइंटिस्ट इस बात का जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या डायनासोर्स वापस आ सकते हैं? क्या द एज ऑफ डायनासोर्स रिवाइव किया जा सकता है? तो इसका आंसर यह है कि कुछ रिसर्चर्स आज भी डीएनए क्लोनिंग पर काम कर रहे हैं, जिसमें वो पुराने डायनासोर्स के जीन्स को आज के बर्ड्स के डीएनए के साथ मिलाकर वापस जीवित करने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें अभी भी थ्योरीज में एग्जिस्ट करती हैं। आप खुद सोचिए, क्या आप एक ऐसे युग को वापस लाना चाहेंगे जिसमें डायनासोर्स और इंसान साथ में रहे? जुरासिक पार्क सिर्फ एक फिल्म थी, लेकिन कभी साइंस इतनी आगे बढ़ गई कि हम वापस एक डायनासोर बना सके, तो क्या हम तैयार रहेंगे? अब एक और सोचने वाली बात है, क्या होता अगर वो एस्टेरॉइड कभी अर्थ से टकराता ही नहीं? साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर वो इंपैक्ट कभी नहीं हुआ होता तो आज भी डायनासोर्स इस धरती पर रूल कर रहे होते। वो आज भी इस धरती के राजा होते। शायद इंसान कभी उभर ही नहीं पाता। शायद एक इंटेलिजेंट स्पीशीज डायनासोर्स में इवॉल्व हो चुकी होती, एक ऐसी स्पीशीज जो चलती, बात करती और अपनी एक दुनिया बना लेती, जैसे हमने किया। क्या ये एक अलग रियलिटी हो सकती थी? डायनासोर्स हमें कब का छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी उनकी कहानी जिंदा है। हर एक नए फॉसिल के साथ हम उनके बारे में एक नया राज समझते हैं। वो सिर्फ पुरानी हड्डियां नहीं, एक दास्तां है, एक याद दिलाने वाली दास्तां कि कभी वो इस धरती के राजा थे। आज हम जो भी हैं, कहीं ना कहीं उनके ही अंत का एक नतीजा है। शायद यही पृथ्वी का तरीका है एक नया युग बनाने का। पहले डायनासोर्स का युग था, आज इंसान का है, कल किसी और का होगा। ये साइकिल
हमेशा चलता रहता है, क्योंकि एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे यूनिवर्स में है सर्वाइवल। तो अगर आपको भी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, आखिर ये धरती जो है हमारी वो कैसे बनी? माय फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिग बैंग।